हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर। गीतांजलि बॉबी के कमरे में आकर देखती है तो बॉबी ने गुलाबी रंग का शरारा पहन रखा था जिसमें वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। अपने बालों पर डिजाइन करते हुए बॉबी क्लिप लगाती है और चुनरी पकड़ कर बाहर आने के लिए मुड़ती है तो गीतांजलि दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। बॉबी गीतांजलि को देखकर अपनी आंखें चढ़ाते हुए, क्या हुआ, क्या सभी लोग चले गए? गीतांजलि अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि फ्लाइट को और मुंबई के लिए निकल जाओ। गीतांजलि की धमकी को सुनकर बॉबी अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुम हो कौन जिसकी बात मैं मानूं? गीतांजलि बिना किसी झिझक के अपने कदम बॉबी की तरफ बढ़ाते हुए, मैं इस घर की प्रिंसेस हूँ और जिसे मैं चाहूँ मेरे कदमों में लाकर उसे रख सकते हैं मेरे घर के लोग, और मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड पसंद है। जिसे सुनकर बॉबी हल्का सा मुस्कुराकर बोले, तुम्हें पता है विकल्प तुम्हारा क्या होता है? गीतांजलि अपनी आंखें चढ़ाते हुए, भाई है मेरा तो विप्लव भी तुम्हारा भाई हुआ, क्योंकि विकल्प भाई और विप्लव दोनों भाई है और मैं तुम्हारी भाभी, और तुम अपने भाई के साथ नाजायज रिश्ते में रहना चाहती हो। बॉबी ने हल्का सा हंसकर कहा, जिसे सुनकर गीतांजलि बॉबी को घूरते हुए बोली, विप्लव सारंग का हमारे घर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो अनजान है हमारे लिए। बॉबी एक गहरी सांस लेकर गीतांजलि से बोली, मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं बांट सकती, और उससे भी जरूरी अगर विप्लव को पता चला कि तुम मेरे साथ किस तरीके से बात कर रही थी, वो तुम्हारी पूरी इज्जत उतार देगा, क्योंकि उसे किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं है सिवाय अपनों के। गीतांजलि बॉबी की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोली, तो ठीक है, देखते हैं तुम्हारा प्यार ज़्यादा ताकतवर है या मेरी ताकत। इतना कहकर गीतांजलि कमरे से बाहर चली जाती है। बॉबी जाते हुए गीतांजलि को देखा अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोली, अभी जुबान चल रही है तो बर्दाश्त कर रही हूँ, अगर तूने कुछ भी बकवास किया कसम से मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर बॉबी कमरे से बाहर आ जाती है और सुधांशु ध्रुवी के साथ साथ मंदिर के लिए निकल जाती है। इधर मित्तल एंड चावला हाउस में करण अपने जिम से कमरे में आता है तो देखता है नित्या आराम के साथ सो रही। करण शांत नज़रों से नित्या की तरफ देखने के बाद फ्रेश होने बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद बाथरूम पहने बाहर आता है तो देखता है नित्या अभी भी सो रही थी। करण नित्या के पास जाकर उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए, नित्या नींद भरी आंखों से करण की तरफ देखते हुए, क्या हुआ? करण वॉच की तरफ इशारा करते हुए, उठ जाओ, सुबह हो गई है। नित्या करण की बात सुन उठ कर बैठ जाती है और करण को अपने सामने से धक्का दे वॉशरूम की तरफ चली जाती है। करण जाते हुए नित्या को देखने के बाद वार्डरोब की तरफ जाने लगता है कि उसकी नज़र बिस्तर पर लगे लाल निशानों पर जाती है, जिसे देख करण वॉशरूम के दरवाजे के पास जा दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, नित्या, क्या तुम्हारे पीरियड्स आ गए हैं? ये सुन नित्या अंदर से चीखते हुए बोली, तुम जाओ यहाँ से। करण नित्या के बाद अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर कमरे से बाहर निकल सीधा आरोही के बेडरूम में जाता है तो देखता है आरोही नहा धोकर रेडी हो गई थी, जिसे देख करण आरोही से बोला, आरोही, तेरे पास सैनिटरी पैड्स है क्या? क्यों भाई, आपको पीरियड आ गए हैं क्या? आरोही ने मजाक में कहा, जिसे सुन करण अपने दांत पीस कर बोला, लड़का हूँ मैं, मेरी वाइफ के लिए चाहिए। आरोही 2 मिनट करण को घूरने के बाद वार्डरोब से एक पैकेट करण की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुझे वो लड़की बिल्कुल नहीं पसंद है, वापस करना मत भूलना। करण आरोही की बात सुन बोला, पूरा स्टॉक मंगा दूंगा तेरे लिए, कंजूस कहीं के। इतना कहकर करण अपने बेडरूम में आकर इधर उधर देखता है तो नित्या अभी भी वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी, जिसे देख करण बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए, तुम्हारे लिए सैनिटरी पैड लाया हूँ, मैं रेडी होने जा रहा हूँ, बाहर रख दिया है, ले लो। इतना कहकर करण सैनिटरी पैड वहीं टेबल पर रखे क्लोजेट के अंदर चला जाता है। 2 मिनट बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता और नित्या बाथरूम पहने बाहर आती है और चुपचाप सैनिटरी पैड लेकर फिर से अंदर चली जाती है। मित्तल और चावला हाउस में करण बिजनेस सूट में ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर बाहर आता है और अपने बालों को सेट करते हुए केशी का पिन अपने टाई पर लगा लेता है। नित्या फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आती है और बेडशीट निकाल कर लॉन्ड्री बैग में डाल देती है और गद्दे पर लेटते हुए ब्लैंकेट सिर तक ओढ़ लेती है, जिसे देखकर करण नित्या के पास आकर कहता है, क्या हुआ, तुम इन दिनों ऐसे ही आलसी रहती हो? नित्या ब्लैंकेट हटा करण की तरफ देखते हुए, तुम्हें कुछ खाना था क्या? करण अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, बीमार की तरह रहना अच्छा नहीं होता, मैं एक बीमारी के साथ रहती हूँ, क्या उससे भी बुरा है ये?
नित्या ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा। जिसे सुनकर करण नित्या को घूरते बोले, एक बात बताओ, तुमने कभी कुत्ते को देखा है? रोज देखती हूँ, मेरे साथ रहता है, मेरे कमरे में, कुछ नया बताओ। नित्या ने उठकर बिस्तर पर बैठते जिसे सुनकर करण अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, तुम एक ऐसी पिशाचनी हो जिसके लिए चाहे जितना करो कम ही लगता है। जिसे सुनकर नित्या हंसते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ, तुमने मेरे लिए क्या किया है सिवाय मुझे दर्द और तकलीफ को देने के? ये सुनकर नित्या को घूरते बोले, मैं चाहे तुम्हारे साथ जितना भी अच्छा रहने की कोशिश करूं, तुम्हारी ये कड़वी जुबान मुझे गुस्सा दिला देती है, क्योंकि गई तो अपने माँ और बाप पर हो। नित्या करण की बात सुन गुस्से में खड़ी हो उसे देखते हुए बोली, मैं अपनी माँ और बाप दोनों के ऊपर गई हूँ, तुम किसके ऊपर गए हो? अपनी माँ के सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के ऊपर, जिसने तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ कर फेंक दिया और तुम पैदा हो गए नाजायज की तरह। करण नित्या के गले को कसकर पकड़ते बोला, कभी मेरे सब्र का ऐसा इम्तिहान मत लो कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ। नित्या बिना करण पर विरोध कर बोली, सच बात कड़वी लगती है करण चावला, हर वक्त तुम मेरे मम्मी और पापा को कहते हो, और आज जब मैंने तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाया तो तुम्हें चुभ गई। जिसे सुनकर करण झटके से नित्या को खुद से दूर करके बोला, वो तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, जिसने भी तुम्हें ये गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसे जाकर थप्पड़ मारो, क्योंकि मैं चावला खानदान का इकलौता वारिस और तुम्हें धमकी देने की वजह सिर्फ ये है कि तुमने मेरी मम्मी का कैरेक्टर बीच में लाने की कोशिश की। ये कहते हुए करण नित्या को बुरी तरीके से घूरने लगता है। नित्या करण की छुरीदार नज़र को खुद पर महसूस करके बोली, तुम चाहे अपनी जान निकाल कर रख दो मेरे सामने, जो प्यार मैं सुधांशु से करती हूँ वो तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगे। करण नित्या के बात पर सिर्फ 2 मिनट घूरने के बाद तिरछा मुस्कुरा कर बोला, शर्त ऐसे लगाओ जिसमें चांसेस हो जीतने के, लेकिन तुम तो हारना चाहती हो। ये सुनकर नित्या करण को देखते हुए बोली, तो तुम भी सुन लो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगी, तुम्हें मार दूंगी, लेकिन तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगी। नित्या की बात सुनकर करण एक डेविल स्माइल लिए अपने कमरे से बाहर चला जाता है और नित्या बस उससे जाता हुआ देखती रह जाती है। नित्या गहरी सांस लेकर करण के पीछे नीचे आती है तो देखती है चित्रांग, आरोही और करण साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना नाश्ता कर रहे थे। नित्या नीचे आकर खड़ी हो जाती है, जिस पर बटलर नित्या की तरफ देखते हुए सिर झुकाकर कहता है, मैडम आपकी सीट वहाँ पर है। ये कहते हुए बटलर आरोही के बगल वाली कुर्सी की तरफ इशारा करता है। नित्या बटलर के इशारे को इग्नोर कर करण के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है, जिसे देखकर आरोही नित्या को कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है। उससे पहले ही करण उसके हाथ को पकड़ उसे ना बोलने का इशारा करता है, जिसे देखकर आरोही गुस्से से अपना मुँह फेर कर अपना चुपचाप नाश्ता करने लगती है। बटलर एक नज़र करण को देखने के बाद नित्या के लिए नाश्ता परोस देता है तो नित्या नाश्ते को बिना छुए बटलर से कहती है, मुझे आलू के पराठे चाहिए, मैं हर रोज़ ये सूखा हुआ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती। करण नित्या की बात सुनकर बोला, बनाना आता है ना, जाकर खुद बना लो। जिसे सुन नित्या करण की तरफ देख कर बोली, तुम इस घर के मालिक हो, तुम्हारी बीवी हूँ ना मैं, तो मैं मालकिन हुई और मालकिन घर का काम नहीं करती। आरोही नित्या के बात पर से घूरते बोली, तुम इस घर की नौकरानी भी नहीं हो, वो तो मेरे भाई ने न जाने क्या सोचकर तुमसे शादी कर ली, वरना हम इस घर की असली ओनर मेरी मॉम है। नित्या आरोही की बात सुनकर बोली, अब तुम मुझे बताओगे कि मैं इस घर में किस पोजीशन पर हूँ, जो खुद कुछ सालों बाद यहाँ कुछ दिनों बाद किसी और के घर जाने वाली है। चित्रांग नित्या को बिना किसी भाव के देखते हुए, चुपचाप नाश्ता करो, जुबान मत चलाओ। जिसे सुनकर नित्या चित्रांग को देखते हुए बोली, तुम हो कौन जो मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए? आरोही नित्या की बात सुन करण की तरफ देखते हुए बोली, ब्रो मुझे घर में क्लेश नहीं चाहिए, तो अपनी बीवी को कंट्रोल में रखो या मैं उसे अपनी तरफ से कंट्रोल में करूँगी। करण अपना ब्रेकफास्ट करते हुए बिना किसी भाव के बोला, जब घोड़ा अपने आप से बाहर हो जाए तो उसे चाबुक मारना चाहिए या गोली मारना चाहिए, तुम देख लो तुम्हारा घोड़ा कैसे काबू में आएगा। चित्रांग आरोही की तरफ देखते हुए बोला, आरोही तुम कुछ नहीं करोगे, ये करण और उसकी वाइफ के बीच का मैटर है। करण चित्रांग की बात सुनकर बोला, तुम अपने आप को नहीं रोक पाए ना? जिसे सुनकर चित्रांग एक नज़र नित्या को देखने के बाद करण से बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा नाश्ता हो गया है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर चित्रांग उठकर बाहर की तरफ चला जाता है। सब उसे जाता हुआ बस देखते रह जाते हैं। आरोही एक नज़र नित्या को देखने के बाद चित्रांग के पीछे चली जाती है। नित्या चित्रांग के जाने के बाद कुर्सी से खड़ी हो बटलर की तरफ देखते हुए बोली, मैं अपने लिए खाना खुद बना लूँगी। इतना कहकर नित्या किचन की तरफ चली जाती है। करण उसे जाता हुआ देखने के बाद बटलर से बोला, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसे दे देना। बटलर करण की बात सुन अपना सिर हिला नित्या के पीछे किचन की तरफ चला जाता है और करण अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर ऑफिस के लिए निकल जाता है।
इधर सिटी हॉस्पिटल में मृत्युंजय ऋतिक से मिलने हॉस्पिटल आया हुआ था। तभी उसकी नज़र शोभित और अदिति पर चली जाती है, जो कि डॉक्टर वर्मा के केबिन से निकल रहे थे। मृत्युंजय ऋतिक को एक्सक्यूज मी कहकर शोभित के पास जाकर बोला, क्या कहा डॉक्टर ने? शोभित अपने गाल पर हाथ रखते हुए एक नज़र अदिति को घूरने के बाद मृत्युंजय से बोला, खामखा मुझे थप्पड़ मार दिया, फूड पॉइजनिंग हुई थी मैडम को। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी कर शोभित से बोला, ये तो ठीक है और मैं तुमसे कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला। पहले से तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, इस पर फूड पॉइजनिंग है। अगर इसके करियर के बीच में कुछ भी रुकावट आए तुम्हारे कारण, तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये सुनकर शोभित मुंह बनाते हुए मृत्युंजय की तरफ देख कर बोला, अरे मुझे पता था ये प्रेग्नेंट है ही नहीं, वो तो घर वालों ने डरा दिया जिस कारण मैं बेहोश हो गया था। क्यों तुम बाप नहीं बन सकते क्या, जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो कि अदिति प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? मृत्युंजय ने दांत पीसते हुए कहा। जिसे सुन शोभित जल्दी से बोला, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ कहता उससे पहले ही रुक जाता है। मृत्युंजय अदिति की तरफ देखता है, जो कि उन दोनों को ही टुकुर टुकुर देख रहे। जिसे देख मृत्युंजय शोभित को मुंह दबाते हुए बोला, देख ताक कर बात नहीं कर सकता है, बच्ची यहाँ पर हम लोगों को देख रही है। जिसे सुनकर अदिति दांत दिखाते हुए मृत्युंजय से बोली, मुझे सब समझ आ रहा है भैया, शोभित जी क्या बात कर रहे हैं? शोभित अदिति के दांत दिखाने पर मृत्युंजय की तरफ देखता है, जो कि उसे ही घूर रहा। जिस पर शोभित जल्दी से अदिति के मुंह पर हाथ रखते हुए मृत्युंजय से बोला, मैं घर में बात कर लूँगा, ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि प्रकृति को होश आया? अदिति आंखें टिमटिमाते हुए शोभित की तरफ देख उसके हाथ को मुंह से हटाते हुए बोली, प्रकृति ये तो वही है ना जिसके साथ झगड़ा हुआ था हमारा? शोभित कंफ्यूजन में अदिति की तरफ देख कर बोला, झगड़ा हुआ था? मुझे क्या पता इस बारे में, और तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? अदिति अपनी उंगली गिनते हुए बोली, 56 महीने हो गए, नित्या दीदी के बर्थडे के दिन इनके साथ झगड़ा हुआ था। विकी भैया बता रहे थे कि ये उनकी गर्लफ्रेंड थी। शोभित अदिति के बात बोला, तुम कहना चाहती हो कि प्रकृति और विकल्प बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे? अदिति अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं कहना नहीं चाहती, बल्कि वो दोनों सच में थे, लेकिन मुझे भूख लगी है, तो क्या हम खाना खाने चले? शोभित अदिति के बात पर से आंखें दिखाते बोला, डॉक्टर ने तुम्हें बाहर का खाने से मना किया है और तुम्हें फिर से बाहर का खाना है ताकि मुझे और चाटे पड़े? शोभित के छिड़कने पर अदिति मुंह बनाते हुए मृत्युंजय की तरफ देखकर बोले, भैया मैंने वोमिटिंग करके सब कुछ उगल दिया था, और देखिए शोभित जो मुझे डांट रहे हैं। मृत्युंजय अदिति की बात सुन शोभित की तरफ देखकर बोला, इसे हेल्दी ब्रेकफास्ट करने के लिए ले जाओ और उसे चिल्लाना बंद करो। शोभित मृत्युंजय की बात पर आंखें बड़ी करके बोला, मैं चिल्ला रहा हूँ, आपने देखा नहीं इस भूखर के कारण मुझे थप्पड़ पड़ा? मृत्युंजय अपना हाथ शोभित को दिखाते हुए बोला, एक और खाना है क्या? जिसे देखकर अदिति जल्दी से बोली, हाँ लगाओ लगाओ गाल पर, मुझ पर चिल्ला रहे हैं। शोभित अदिति को आंखें दिखाता है, जिस पर अदिति मुंह बनाकर अपने होठों पर उंगली रख लेती है। मृत्युंजय अदिति को देख हल्का सा मुस्कुरा शोभित से बोला, तुम दोनों की शादी की डेट शाम को निकल जाएगी, तब तक अदिति को अच्छे से ख्याल रखो और जाओ उसे घर लेकर लेकिन उससे पहले कुछ से कुछ खिला देना। शोभित मृत्युंजय की बात पर मुंह बनाकर अपना सिर हिला देता है और अदिति को लेकर वहां से चला जाता है। मृत्युंजय उसके जाने के बाद ऋतिक के पास आकर बोला, डॉक्टर ने क्या कहा प्रकृति के होश में आने के बारे में? प्रकृति को अभी होश आया है, ऋतिक ने जवाब दिया। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है तुम इसके साथ रहना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऋतिक हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है तो मृत्युंजय अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। प्रकृति का वीआईपी वार्ड। ऋतिक जब वार्ड के अंदर आता है तो देखता है प्रकृति इधर उधर देख रही थी। जिसे देखकर ऋतिक अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, टकटकी लगाकर क्या देख रही हो? घर में नहीं हो, अस्पताल में हो, वो भी तुम्हारे सो कॉल्ड ब्रदर की वजह से। जिसे सुनकर प्रकृति कंफ्यूज होकर बोली, भाई के कारण? ऋतिक अपने दांतों को किटकिटाते हुए प्रकृति के सामने आकर बोला, तुम्हारा गला दबाकर मार दूं या क्या तुम्हें? प्रकृति हैरान होकर ऋतिक से बोली, कल मुझसे शादी किया और आज मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? ऋतिक एक गहरी सांस लेकर प्रकृति को कसकर गले लगा लेता है, जिस पर प्रकृति दर्द से कराह जाती है। उसकी कराहट को सुनकर ऋतिक उससे दूर होकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और से शादी के बारे में सोचने की? प्रकृति ऋतिक की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, ये बहुत सही है, होटल के बेडरूम में खुद किसी और के साथ थे और मुझे इसके आगे अगर तुमने कुछ भी कहा तो गोली तुम्हारे मुंह पर मारूंगा, फिर खुद भी मर जाऊंगा।
ऋतिक ने प्रकृति को धमकाते हुए कहा। उसकी धमकी को सुन प्रकृति हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरे मरने पर तुम क्यों मारोगे? यह सुनकर ऋतिक अजीब नजरों से प्रकृति को घूरते हुए बोला, क्या तुम्हारे दिमाग में संतुलन में कोई खराबी है? अगर हाँ तो बताओ, मैं किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट को तुम्हारे दिमाग के इलाज के लिए हायर करूंगा। ऋतिक की बात पर प्रकृति उसे घूरते हुए बोली, मेरा दिमाग अपने सही जगह पर है, मेरे ख्याल से तुम्हें इलाज करवाना चाहिए। पागल जैसे बातें करते हो बीच बीच में और हरकतें भी। ऋतिक प्रकृति के गाल को दबाते बोले, क्या तुम अभी तक समझ नहीं पाई? प्रकृति ऋतिक के हाथ को अपने गाल से हटाने की कोशिश करते बोले, तुम्हें जो समझना है थोड़ा दूर रखकर समझ सकते हो क्या? ये गाल को क्यों दबा रहे हो? ऋतिक आंखें छोटी कर प्रकृति की आंखों में घूरते हुए बोला, हस्बैंड हूँ तुम्हारा मैं, तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। जिसे सुनकर प्रकृति ऋतिक के हाथ को हटाते हुए बोली, हाँ तो मेरे पास भी लाइसेंस है तुम्हें पीटने का। पति हो तुम मेरे, मैं तुम्हें पीट सकती हूँ, अभी भी बिस्तर पर हूँ, तुम्हारा टिटवा दबा दूंगा मैं। और मुझे धमकी दे रही हो मारने की? ऋतिक ने आंखें चढ़ाते हुए कहा। जिसे सुनकर प्रकृति एटीट्यूड में बोली, डरती तो मैं अपने पप्पा से भी नहीं हूँ, तुम क्या चीज हो? अभिलाष जी के जिक्र पर ऋतिक का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके कहता है, अब बकवास करना बंद करो और आराम करो। प्रकृति ऋतिक की बात सुनकर बोली, मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कब मिलेगा? जिसे सुनकर ऋतिक थोड़ा शरारत भरी आवाज में बोला, क्यों, डिस्चार्ज के बाद मेरे साथ अच्छे से हनीमून पर जाओगे क्या? मैं तुम्हारे साथ कोई हनीमून पर नहीं जाऊंगी। कुछ दिन बाद मेरे रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर मैं यूपीएससी में क्लियर कर लेती हूँ तो ट्रेनिंग पर जाना होगा, और अगर नहीं करती तो आगे की पढ़ाई की तैयारी करूँगी। प्रकृति ने बैठते हुए कहा। जिसे सुनकर ऋतिक आंखें रोल करते हुए बोला, सबसे पहले तो तुम्हें 1 महीने की फिजिकल ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही पतली हो। ये मुक्का दिख रहा है, अगर पड़ गया ना तो मुँह पर तो जबड़ा टूट कर नीचे गिर जाएगा। मुझे पतली समझकर अंडर एस्टिमेट मत करना। प्रकृति ने अपने मुक्के को दिखाते हुए कहा। जिसे देखकर ऋतिक उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसके होठों को शक करने लगता है। प्रकृति अचानक ऋतिक के किस करने से हैरान हो जाती है, उसके कॉलर को कसकर पकड़ लेती है। कुछ देर बाद ऋतिक प्रकृति को होठों से दूर हो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कल तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। प्रकृति पाउट बनाते हुए ऋतिक की तरफ देखकर बोले, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? ऋतिक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, तुम खुशकिस्मती पाल रही हो। ऋतिक के फिर से रिजेक्शन प्रकृति उसे खुद से दूर करते बोले, मुझसे बात मत करना, पनौती कहीं कि जब भी मेरी जिंदगी में आते हो कुछ न कुछ होता रहता है मेरे साथ। ऋतिक प्रकृति के बात सुन उसे अपना फोन दिखाते हुए बोला, देखो हम दोनों की शादी हो की वीडियो है, अब मेरे सामने एटीट्यूड मत दिखाना। प्रकृति ऋतिक के हाथ से फोन लेकर पटकते हुए बोली, तोड़ दिया ना तुम्हारा फोन? ऋतिक प्रकृति के दोनों बाजू को पकड़कर बोला, तुम्हें भी उठाकर पटक दूं उसी की तरह? तुमने कहा ना कि मेरे हाथ पैर नाजुक है, तो तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है कि अगर तुम मुझे पटकोगे तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे? प्रकृति ने भोला सा चेहरा बनाते हुए कहा। जिसे सुनकर ऋतिक अपने दांत पीस कर बोला, तुम बस एक बार ठीक हो जाओ, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूँ मैं। इतना कहकर ऋतिक प्रकृति को बिस्तर पर ठीक से बैठा देता है तो प्रकृति अपने हॉस्पिटल गाउन के ठीक करते हुए कहती है, हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दूंगी, देख लेना, बड़े आए मुझे देखने वाले, बैठी तो हूँ तुम्हारे सामने, देखो ना। ऋतिक के गहरी सांस लेकर प्रकृति की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है ना मेरे साथ रहने के क्या क्या रूल रेगुलेशन है? खुद सबको लाइन मार सकता है लेकिन मैं किसी को लाइन नहीं मार सकती। खुद रात रात भर बाहर रह सकता है लेकिन मैं घूमने के लिए क्लब भी नहीं जा सकती। खुद अपनी मर्जी का खाना खा सकता है लेकिन मैं अपनी मर्जी का खाना भी नहीं खा सकती। तुम्हारे सो कॉल्ड रूल एंड रेगुलेशन, प्रकृति ने मुंह बनाते हुए कहा। जिसे सुनकर ऋतिक प्रकृति को आंखें दिखाते हुए बोला, प्रकृति, ऋतिक खन्ना, आई वार्न यू, अगर तो इन सभी चीज़ों में से तुमने किसी भी रूल को ब्रेक किया मैं तुम्हारे टीथ ब्रेक कर दूंगा। ऋतिक के प्रकृति के नाम को खुद के नाम के साथ जोड़ने पर प्रकृति कुछ अजीब सा लगता है लेकिन अंदर से ही उसे गुदगुदी महसूस होने लगती है, जिस कारण मुस्कुराते अपना सिर हिला देती है। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर ऋतिक अपने दांत पीसकर बोला, पागल की तरह क्यों मुस्कुरा रही है? ऋतिक के पागल करने पर प्रकृति उसे घूरते हुए, एक बार ये आईवी में मेरे हाथ से निकलने तो फिर बताती हूँ तुम्हें। ऋतिक प्रकृति को इग्नोर कर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। जिसे देखकर प्रकृति जोर से कहती है, शल्लू बेबी। प्रकृति के सेल्वन को निकनेम से बुलाने पर प्रकृति ऋतिक उसे घूरते हुए अपने शब्दों को चबा कर बोला, प्रकृति तुम इस तरीके से सेल्वन को निकनेम से नहीं बुला सकती और वो तुम्हारा बेबी कब से हो गया है? प्रकृति ऋतिक के धमकी को इग्नोर कर फिर से बोली, शल्लू रावीन कहाँ हो मेरे प्यारे यारों?
प्रकृति के चिल्लाने पर सेल्वन और रॉबिन दोनों अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ठंड लगने लगती है। दोनों अपना सिर घुमा सोफे की तरफ देखते हैं, जहां पर ऋतिक खून पीने वाले राक्षस की तरह उन दोनों को खून को पीने का तैयार बैठा हुआ था। ऋतिक को जानलेवा नजर को खुद पर महसूस कर सेल्वन जल्दी से प्रकृति से बोले, यस मैडम, आपको कुछ काम था? प्रकृति सेल्वन की बात सुनकर बोले, शर्लू, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मुझे तुम लोगों से बात करनी थी। तुम्हारा बॉस एक नंबर का नरक का देवता आदमी है, बात ही नहीं करता ठीक से। रॉबिन प्रकृति की बात पर बोला, शेलवन का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपसे बात। ये कहते कहते रॉबिन की आवाज़ उसके गले पर ही अटक जाती है, क्योंकि सेल्वन ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया था। रॉबिन सेल्वन के हाथ को पकड़ने पर सिर घुमा उसकी तरफ देखते हुए आईब्रो ऊपर करता है, जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ। उसी समय सेल्वन सोफे की तरफ इशारा कर देता है, जहाँ पर ऋतिक रॉबिन को बुरी तरीके से घूर रहा था। ऋतिक रॉबिन को घूरते हुए बोला, रॉबिन, तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री हो नहीं तो क्या न गोवा वापस जाकर तुम वहाँ के काम को संभाल लो। रॉबिन ऋतिक की बात सुन जल्दी से बोला, नहीं बॉस, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अभी मुझे थोड़ी खातिरदारी करनी बाकी है। ऋतिक रॉबिन की बात को इग्नोर कर सेल्वन की तरफ देखते हुए बोला, सेल्वन, इसको गोवा भेजने की तैयारी करो, और तुम मेरी बीवी चाहे चिल्लाते हुए थक कर बेहोश हो जाए, तुम उसके आसपास नहीं आओगे। ऋतिक के बाद सुन प्रकृति चिल्लाते हुए बोले, तुम कितने बड़े जलकुकरे हो, तुम कुछ बात नहीं करते और कोई मुझसे बात करने के लिए आता है तो उसे भी भगा देते हो, तुम बहुत बड़े निर्दयी प्राणी हो। ऋतिक प्रकृति की बात को इग्नोर कर सेल्वन को जाने का इशारा करता है तो सेल्वन अपना सिर हिला वार्डरूम से अपने साथ रॉबिन को भी खींचते हुए ले जाता है। उनके जाने के बाद ऋतिक प्रकृति की तरफ देखते हुए, तुम प्रकृति ऋतिक की बात को इग्नोर कर ब्लैंकेट ओढ़कर लेट जाती है, जिसे देखकर ऋतिक अपने दांत पीस लेता है और अपने टैब को स्क्रॉल करने लगता है। जिस इधर श्री जगन्नाथ टेम्पल हैदराबाद में विकल्प यज्ञ में बैठ चुका था। वहां पर 21 पंडित बैठे मंत्र उच्चारण के साथ विकल्प के लिए पूजा कर रहे थे। कुछ ही देर बाद उनकी यज्ञ पूरी होती है और विकल्प अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। तभी बाहर 3 गाड़ियां आकर रुकती है, जिसमें से पहले वाली गाड़ी से 2 मर्दराज जोड़ा बाहर आता है और उसके पीछे वाली गाड़ी से 58 साल का आदमी और 55 साल की औरत बाहर आती है और उसके पीछे वाली गाड़ी से बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं। तो चारों अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। अधिराज जी आ रहे हैं, लोगों की तरफ देख विकल्प के पास आकर बोले, विकी, तुम्हारे दादा दादी और चाचा चाची आ गए, उनका आशीर्वाद ले लो। विकल्प अधिराज की बात पर अपना सिर हिला देता है, अपने दादा नरेंद्र राजन के पाँव छूता है तो उसके सिर पर हाथ फेर देते हैं। फिर वो अपनी दादी कौशल्या जी के पाँव छूता है तो वो भी उसकी नज़र उतारते हुए उसके माथे को चूम लेती है। विकल्प अपने चाचा और चाची विश्वनाथ राजन सुमित्रा राजन के सामने आता है तो उसकी चाची मुस्कुराते हुए विकल्प के गाल किस करके बोली, कितना प्यारा और क्यूट है हमारा विकल्प। विकल्प थोड़ा सा हैरान होकर बोला, हेलो चाची। सुमित्रा विकल्प की तरफ बॉक्स बढ़ाते बोले, हैप्पी बर्थडे। विकल्प अपना सिर नहीं में हिलाते बोले, इसकी जरूरत नहीं थी, रख लो। विश्वनाथ जी ने 2 टूक जवाब दिया, जिसे सुन विकल्प ज़्यादा नानुकुर ना करते हुए गिफ्ट बॉक्स रखकर सुमित्रा से बोला, थैंक यू। अधिराज जी विश्वनाथ जी की तरफ देखते हुए बोले, विश्व, अथर्व कहाँ है? सुमित्रा अधिराज जी की बात सुनकर बोली, उसको एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई भैया, इसलिए वहीं पर चला गया है। अब क्या कर सकते हैं, मेरा इकलौता बेटा, सारा बिजनेस उसी के कंधे पर है। बेचारे को चैन से बैठकर सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। विश्वनाथ जी सुमित्रा की तरफ देखते हुए, चुप रह सकती हो? सुमित्रा विश्वनाथ जी को कोल्ड नेचर को देखकर थोड़ी नाराजगी से बोली, जैसे आप हो ना वैसे ही बच्चे को बना कर रखा है, थोड़ा कूल बनो, मेरी तरह, ठीक कहना। विकी ये कहते हुए सुमित्रा विकल्प की तरफ देखती है, जिस पर विकल्प जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ चाची, सही कहा। जिसे देख सुमित्रा विकल्प की तरफ इशारा करते हुए विश्वनाथ जी से बोली, अब तो मैं विकी के साथ बैठकर ही बातें करूंगा, नहीं करती आपके अथर्व और गीतांजलि से बातें। विश्वनाथ जी उसे इग्नोर कर अधिराज की तरफ देखते हुए बोले, आ रहा होगा भैया। अधिराज जी अपना सिर हिला विकल्प की तरफ देखकर बोले, विकी, कपड़े दान कर दो, तैयारी हो गई है। विकल्प अपना सिर हिलाकर मंदिर के दूसरी तरफ चला जाता है। गीतांजलि उसके जाने के बाद विश्वनाथ जी के पास आ उसे गले लगाते हुए बोले, आफ्टर लॉन्ग टाइम डेट। सुमित्रा गीतांजलि को अपने सीने से लगाते हुए, माँ के भी गले लगा लिया कर, मैंने जन्म दिया है, तेरे बाप ने नहीं। गीतांजलि मुंह बनाकर सुमित्रा के साइड से गले लगाते के बाद विश्वनाथ जी की तरफ देखकर बोले, ब्रू कहाँ है? विश्वनाथ जी सुमित्रा की तरफ इशारा करते हुए अपनी बरबोली माँ से पूछो। सुमित्रा विश्वनाथ जी को घूरने के बाद गीतांजलि से बोली, मीटिंग में गया है? गीतांजलि कुछ पल सोच कर बोली, ये कौन सी मीटिंग है जो घर के फंक्शन होने पर भी चलती है?
सुमित्रा गीतांजलि की आंखें दिखाते हुए बोली, खबरदार, अगर मेरे बेटे को कैरेक्टर पर सवाल उठाया तो तुम भी कोई काम नहीं हो। गीतांजलि सुमित्रा को इग्नोर कर विश्वनाथ जी की तरफ देखकर बोले, हमें भी मंदिर के अंदर चलकर दर्शन कर लेना चाहिए। विश्वनाथ जी अपना सिर हिला गीतांजलि के हाथ को पकड़ उसे अपने साथ लेकर अंदर की तरफ चले जाते हैं। सुमित्रा उन दोनों को जाता हुआ देख आसमान की तरफ देख कर बोली, हे भगवान, मेरा अथर्व कहाँ होगा। तभी एक मर्सिडीज मंदिर के पार्किंग में आकर रुकती है, जिसमें से 25 साल का एक लड़का बाहर आता है। उसके चेहरे पर ठंडा भाव थे, लेकिन उसके गले पर काफ़ी सारे लव वाइट के निशान थे, जो थोड़े बहुत गौर से देखने पर दिख रहे थे। वो लड़का अपने कॉलर को ठीक करते हुए उन्हें भी ढक देता है और ड्राइवर को जाने का इशारा कर अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा देता है। वो लड़का चलते हुए सीधा उस तरफ आता है जहाँ पर विकल्प गरीबों को खाना और कपड़े दे रहा था। अधिराज जी की नज़र पर जब उस लड़के पर जाती है तब वो विकल्प के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, विकी, तुम्हारा बड़ा भाई अथर्व। विकल्प सिर घुमाकर अथर्व को तरफ देखते हैं और अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे क्या करना होगा। अधिराज जी विकल्प की बात पर बोले, जैसे तुम्हारे सारे भाई अथर्व भी वैसा ही, उनके साथ जैसे रहते हुए वैसे इसके साथ रहना। तभी विप्लव भागते हुए जा विकल्प के पीछे छुप बोला, भाई मुझे बचा लो, मोटी मुझे मार डालेगी। विकल्प विप्लव को अचानक आने से हड़बड़ा जाता है और सामने देखता है तो रिया पतली से स्टिक पकड़े भागते हुए वहाँ पर आ जाती है और विकल्प को देखते हुए कहती है, विकी, तुम रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हें डंडे पड़ जाएंगे। मैं इस विप्लव के बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। विकल्प उन दोनों के झगड़े को देख इरिटेट होकर बोले, यार, तुम दोनों बच्चों की तरह हमेशा झगड़ते क्यों रहते हो। क्या किया है पापी ने। तभी वहाँ पर आटे के चूरन प्रसाद को अपने चेहरे पर लगाए बॉबी आ जाती है, जिसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। रिया बॉबी को देख उसकी तरफ इशारा करते हुए विकल्प से, देख क्या हालत किया है बॉबी का। विकल्प हैरानी से विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, विप्लव, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, ये क्या मस्ती की है तुमने। पूरा प्रसाद उसके चेहरे पर क्यों लगा दिया। विप्लव सिर निकल कर विकल्प की तरफ देखते हुए छोटा सा मुंह बनाकर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे प्रसाद दिया तो कहती है कि मुझ बन जाएगा मेरा, तो मैंने पाउडर लगा दिया। विकल्प एक गहरी सांस लेकर बॉबी की तरफ देखते हुए बोला, बॉबी, जाकर चेहरा साफ कर लो। विप्लव जल्दी से बॉबी के पास जाकर अपना रुमाल निकाल कर उसके चेहरे को साफ करते हुए बोला, मैं तो मस्ती कर रहा था। रिया विप्लव को घूरते हुए डंडे से उसके पीठ पर मारती है तो विप्लव घूरकर रिया की तरफ देखता है। वहीं अथर्व उन चारों को लगातार घूरे जा रहा था। वो अधिराज जी के पास जाकर उसके पास पाँव छूते हुए बोला, नमस्ते बड़े पापा। अधिराज जी अथर्व के कंधे पर थपथपाकर उसे विकल्प से मिलाते हुए बोले, अथर्व, ये तुम्हारा छोटा भाई है विकल्प। जिसे सुनकर अथर्व थोड़ा कटाक्ष करते हुए बोला, कुछ अजीब नहीं लगता बड़े पापा, इतने साल तक मेरा कोई भाई नहीं था, अचानक मेरा 24 साल का एक भाई पैदा हो गया। विकल्प अथर्व की आवाज़ में अपने लिए खटास महसूस कर पा रहा था, जिसे समझते हुए अथर्व से दूर रहने का ही ख्याल अपने दिमाग में लाता है और शांत आवाज़ में अथर्व से कहता है, डोंट वरी, मैं सिर्फ नाम का बेटा हूँ, बाकी काम तो आपको ही करना है। अथर्व विकल्प की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, कहने से कुछ नहीं होता, हक जताने ही तो इतने सालों के बाद आए हो। पहले लगता था मैं इस घर का इकलौता राजकुमार हूँ, लेकिन मैं गलत था, मुझसे बड़ी हिस्सेदारी तो तुम हो। अथर्व की बात सुन अधिराज जी बोले, अथर्व, इसमें हिस्सेदारी वाली कोई बात नहीं है, हम सब साथ रहते हैं ना, और विकल्प तुम्हारा छोटा भाई है। अथर्व अधिराज की बात पर अपना सिर हिलाकर बोला, बिल्कुल सही बड़े पापा, और मैं अपने छोटे भाई का बहुत प्यार से ख्याल रखूंगा, इतना प्यार से कि उसे सब चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। अधिराज जी के मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देते हैं और बाकी लोगों की तरफ चले जाते हैं। अधिराज जी के जाने के बाद अथर्व विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि इतने साल कहाँ थे, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैं अपने हिस्से का कोई चीज़ हो या सामान किसी के पास नहीं छोड़। विकल्प एक मिस्टीरियस मुस्कान के साथ बोला, एक्चुअली मुझे चैलेंज बहुत पसंद है, अगर आप कहते हैं कि मुझे इस जायदाद से कोई मतलब नहीं है तो तुम इसे रख लो, तो शायद मैं आपको दे देता, लेकिन अब मज़ा आएगा आपके साथ खेलने में। अथर्व विकल्प की मुस्कान को देख उसके साथ डेविल स्माइल कर देता है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आती है, अथर्व। विकल्प सिर घुमाकर उसी तरफ देखता है जहाँ पर डार्क ग्रीन कलर का सूट सलवार पहने वर्षा खड़ी हुई। वर्षा को वहाँ देख विकल्प हैरान हो जाता है। वर्षा बिना विकल्प की तरफ देखे अथर्व के पास आ उसकी तरफ देख कर बोली,
तुमने कहा था आधे घंटे पहले पहुंच जाओगे, लेकिन ये मैं बेवकूफ़ लगती हूँ तुम्हें? अथर्व वर्षा के हाथ को पकड़ते हुए बोला। सॉरी बेबी, मेरे भाई से तुम मिलो, ये मेरा भाई है विकल्प राज, जो कुछ दिन पहले ही पैदा हुआ था। अथर्व की बात पर वर्षा विकल्प की तरफ देख अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, नाइस टू मीट यू, मैं अथर्व की गर्लफ्रेंड हूँ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।